नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण दानचारण सृजन के इस पूरे परिवार की तरफ से आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वेलकम करता हूं। देखिए दोस्तों, आज हम जिस सब्जेक्ट को पढ़ने वाले हैं वो सब्जेक्ट हमारे लिए या किसी भी एक आम सिविल सेवा की तैयारी करने वाले विद्यार्थी के लिए कोई नई बात नहीं है। वो सब्जेक्ट है हमारा भूगोल, जिसे हम क्या बोलते हैं, जियोग्राफी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जियोग्राफी बोलते हैं। अब देखिए, इस भूगोल सब्जेक्ट की विषय वस्तु किन किन क्षेत्रों में हमें नजर आती है या कौन कौन से एग्जामिनेशन ऐसे हैं जिसके लिए हम इस पूरे सब्जेक्ट को पढ़ने वाले। तो देखिए, हम बेसिकली दो एग्जाम की चर्चा करेंगे यहाँ पर। एक तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन अर्थात संघ लोक सेवा आयोग द्वारा जो सिविल सेवा के एग्जामिनेशन लिए जाते हैं, या फिर राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन अर्थात आरपीएससी द्वारा आरएस या उसके अधीनस्थ जितने भी एग्जामिनेशन की जो भी पोस्ट है उन सभी के लिए एक बड़ा ही कॉमन सब्जेक्ट है, और वो है हमारा भूगोल। आज हम भूगोल के उन सभी आयाम पर चर्चा करेंगे कि भूगोल विषय है क्या और इस विषय की उपयोगिता हमें कैसी नजर आती है, जिसके अंतर्गत हम उन सभी आयामों पर चर्चा करेंगे और उन आयामों से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं हमारे एग्जामिनेशंस में, हम उन सभी प्रश्नों की भी चर्चा साथ में करते जाएंगे। देखिए मित्रों, हमें भूगोल विषय क्यों पढ़ना चाहिए? पहली बात तो ये है क्योंकि भूगोल से सवाल चाहे हमारा यूपीएससी का प्रीलिम्स हो, चाहे यूपीएससी का मेंस एग्जामिनेशंस हो, चाहे अदर एग्जामिनेशंस हो, जितने भी एग्जामिनेशंस है उन सभी में इससे संबंधित कुछ ना कुछ सवाल हमें देखने को मिलते हैं। यदि हम यूपीएससी की चर्चा करें तो मेंस एग्जामिनेशंस के जो पेपर 1 है हमारा, उसके अंतर्गत एक तो हमें विश्व का भूगोल दे रखा है और एक भारत का भूगोल दे रखा है। और पेपर 3 के अंतर्गत जो डिजास्टर मैनेजमेंट और एक इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट का जो पोर्शन दे रखा है, ये सारा का सारा हमारा किसका मुद्दा है? इसी ज्योग्राफी सब्जेक्ट का अर्थात भूगोल का मुद्दा है। तो आइए हम इन सभी सैद्धांतिक पक्षों पर चर्चा करते हैं, लेकिन उससे पहले हमें यह जान लेना आवश्यक होता है कि हाउ टू लर्न ज्योग्राफी। हम भूगोल को पढ़ेंगे कैसे? देखिए, पढ़ने से पहले हमारे पास में कुछ चीजें होनी जरूरी है, और वो चीजें कौन कौन सी होनी जरूरी है? हमारे पास में आंखों का होना जरूरी है, भगवान ने दी हमें, है भी हमारे पास में। सुनने के लिए हमें कान चाहिए, देखने के लिए आंखें चाहिए, बोलने के लिए मुंह चाहिए, कुछ कार्य करने के लिए हाथ चाहिए, और यूज करने के लिए क्या है? दिमाग चाहिए। अर्थात ये पांचों चीजें हमारे पास में, और इन्हीं पांचों चीजों का यूज करते हुए हम पढ़ेंगे किस सब्जेक्ट को? हमारा आंसर होगा किसको पढ़ेंगे? भूगोल विषय को पढ़ेंगे। देखिए, भूगोल विषय के अंतर्गत हमें किन चीजों को पढ़ने की आवश्यकता होती है? तो हमें बेसिकली कॉस्मोलॉजी को पढ़ना है। यहां पर पढ़ना किसको है? कॉस्मोलॉजी को पढ़ना है, जिसे हम क्या बोल सकते हैं? कॉस्मोलॉजी को जो ब्रह्मांड है, स्पेस है, उसके बारे में चीजों में। और उसके अंतर्गत कुछ खगोलीय एस्ट्रोनॉमिकल के पार्ट आते हैं और कुछ ज्योग्राफी के पार्ट आते हैं, भूगोल के पार्ट आते हैं। हमें इन दोनों ही चीजों पर चर्चाएं करनी होती है। यानी कि हम जब कभी भी कोई ग्रह पढ़ रहे होते हैं, प्लेनेट्स पढ़ रहे होते हैं, या पूरा सोलर सिस्टम पढ़ रहे होते हैं, यानी कि जो सूर्य और उसके जितने भी ग्रह है, वो ग्रह कैसे चक्कर लगाते हैं, कैसा कार्य होता है, यदि हम उन सभी चीजों को पढ़ते हैं, तब हम कौन से पार्ट को पढ़ रहे होते हैं? हमारा होगा, हम एस्ट्रोनॉमिकल पार्ट को, यानी एस्ट्रोनॉमी ज्योग्राफी को पढ़ रहे होते हैं, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं? खगोल विज्ञान कहते हैं। और यदि हम भूगोल पढ़ रहे होते हैं, तब इस भूगोल में हम कौन कौन से चीजों को पढ़ते हैं उसको देखने की हमें आवश्यकता है। तो भूगोल यानी जियोग्राफी, और इस जियोग्राफी के अंतर्गत एक तो हम पार्ट पढ़ेंगे फिजिकल जियोग्राफी का, यानी भौतिक भूगोल के अंतर्गत, और दूसरा हम पार्ट पढ़ते हैं ह्यूमन जियोग्राफी के अंतर्गत अर्थात मानव भूगोल के अंतर्गत। इन दोनों ही पार्ट को पढ़ते हैं। हमारे सिलेबस में ये दोनों ही पार्ट मेंशन कर रखे हैं। ये दोनों पार्ट चाहे हमें वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत पढ़ना हो, या फिर चाहे हमें इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत पढ़ना हो, या चाहे हमें राजस्थान ज्योग्राफी के अंतर्गत पढ़ना हो, इन तीनों के अंतर्गत हमें इन दोनों ही पार्टों को पढ़ना होता है। इन पार्ट में हम कौन कौन सी चीजों को पढ़ेंगे? देखिए, यदि हम लिथोस्फीयर को पढ़ते हैं अर्थात स्थल मंडल को पढ़ते हैं, तब भी हम भूगोल के कौन से पक्ष को पढ़ रहे होते हैं? फिजिकल ज्योग्राफी के पार्ट को पढ़ रहे होते हैं। एटमोस्फियर अर्थात वायुमंडल को पढ़ रहे होते हैं, तब भी हम भौतिक भूगोल के अंतर्गत ही पढ़ रहे होते हैं। चाहे हाइड्रोस्फीयर हो, चाहे बायोस्फीयर हो, यानी जल मंडल हो, चाहे जैव मंडल हो, यदि हम इन चारों ही पार्ट को पढ़ते हैं, तो ये चारों पार्ट भूगोल की एक जिस शाखा के अंतर्गत रखे जाते हैं, वो शाखा है हमारे पास में फिजिकल ज्योग्राफी अर्थात भौतिक भूगोल। दूसरा, यदि हम ह्यूमन ज्योग्राफी के अंतर्गत देखें, तो हम पहला तो पढ़ते हैं पॉपुलेशन, जनसंख्या। देखिए, दूसरे जो एग्जामिनेशंस होते हैं, जो आरएस, आईएएस
और ये हमारे जो सिविल सर्विस के एग्जामिनेशंस होते हैं, इन दोनों में अंतर होता है। अंतर क्या होता है, किस चीज को लेकर के अंतर होता है, इस चीज को यहां पर समझने की बहुत अति आवश्यकता है। देखिए, यदि पॉपुलेशन से सवाल किसी भी एक अन्य एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं तो फैक्चुअल सवाल बनने की संभावनाएं बहुत ही ज्यादा होती है। और यदि भूगोल के अंतर्गत पूछेगा या हमारे सिविल सेवा के मेंस के अंतर्गत पूछेगा तो हमें यह नहीं पूछेगा कि बताइए किस राज्य की जनसंख्या कितनी है, किस राज्य में जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। ये तो प्रीलिम्स के अंतर्गत हमारा कुछ फैक्चुअल मामला है। यहां पर कॉन्सेप्चुअली सवाल बहुत ही ज्यादा बनते हैं। कॉन्सेप्चुअली सवाल कैसे है, यहां पर पूछेगा जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, या फिर इस जनसंख्या को या टूरिज्म को बढ़ा देगा, जनसंख्या किस प्रकार से पर्यटन को बढ़ावा देती है, या फिर जनसंख्या किस प्रकार से पर्यटन में सहायकता उत्पन्न करती है। ऐसे कुछ सवाल पूछ लेगा हमसे। तो हमें यह जरूरी होना चाहिए कि यहां पर जो सवाल पूछे जाते हैं, इन सवालों का दायरा बहुत ही विस्तृत होता है। हमें यहाँ पर फैक्ट तो याद होने ही चाहिए, लेकिन फैक्ट से कहीं गुना ज़्यादा यहाँ पर हमें कॉन्सेप्चुअली आंसर होना बहुत ही ज़रूरी होता है। हमें फैक्ट के साथ साथ कॉन्सेप्ट वाली चीज़ों पर गौर करना बहुत आवश्यक होता है। इसीलिए मैं आपसे कहूँगा कि यहाँ पर सिविल सेवा के अंतर्गत पढ़े जाने वाले भूगोल को आम नजरिए की देखने की बजाय हम एक विस्तृत पैमाने के रूप में देखना होता है। इसीलिए हम पर्टिकुलर जिस पॉपुलेशन को पढ़ रहे हैं, इसमें न सिर्फ पॉपुलेशन शामिल है बल्कि उसको प्रभावित करने वाला कारक और जितने भी मेंस के सवाल बनते हैं वो सारे पार्ट इसमें शामिल है। अर्थात लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और बायोस्फीयर में भी यही सारे के सारे पार्ट क्या किए जाते हैं, शामिल किए जाते हैं, जिनके बारे में हम चर्चाएं कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अगली देखिए, एक हमारा सेटलमेंट ज्योग्राफी है जिसे हम बोलते हैं बस्ती भूगोल बोलते हैं। कहां कहां पर नगरीकरण को बढ़ावा दिया गया, ये सारा जिसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं, नगरीकरण से संबंधित ये सारे जो चैप्टर्स हैं वो सारा का सारा हम किस पार्ट के अंतर्गत पढ़ते हैं, तो हमारा आंसर होगा सेटलमेंट ज्योग्राफी के अंतर्गत, अर्थात बस्ती भूगोल के अंतर्गत हम इसे पढ़ते हैं। अगला, इकोनॉमी, आर्थिक पक्ष, यानी कि किसी क्षेत्र विशेष में उत्पादित होने वाले सामग्रियों का इकोनॉमिकल क्राइटेरिया क्या होता है, ये हमें इकोनॉमिकल ज्योग्राफी वाले पार्ट में पढ़ना होता है। मान लीजिए हम जयपुर के किसी एक क्षेत्र विशेष में किसी एक गांव की चर्चा कर रहे हैं, या मान लीजिए मेरे गांव की यदि मैं चर्चा करूं और मैं कहूं कि मेरे गांव में इतने प्रकार की कृषि का उत्पादन होता है, ये प्रकार की फसलें देखने को मिलती है, इन फसलों से इतना टर्नओवर होता है, इस फसलों से इतना उत्पादन होता है, तो ये सारा क्या किसके अंतर्गत पढ़ा जाएगा, हमारा इकोनॉमी के अंतर्गत पढ़ा जाएगा, यानी इकोनॉमिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत पढ़ेंगे हम लोग। आर्थिक का पक्ष भूगोल के अंतर्गत भी कुछ होता है जहां हम इकोनॉमी के अंतर्गत देखेंगे। और अंतिम रूप से हम कल्चरल वाला पार्ट है, कल्चर यानी संस्कृति से संबंधित कुछ पार्ट है। किस प्रकार किसी क्षेत्र विशेष की संस्कृति उसके भौगोलिक परिवेश को परिवर्तित करती है, या उस भौगोलिक परिवेश के अंतर्गत हमें देखने को मिलती है। ऐसे सवाल मेंस में कई बार पूछे भी जा सकते हैं। सवालों का क्राइटेरिया घुमा फिरा करके पूछेगा, लेकिन पूछता केवल और केवल ऑल ओवर इन्हीं पक्षों से। यानी कि यदि हम फिजिकल ज्योग्राफी के इन चारों पार्ट को देखें और ह्यूमन ज्योग्राफी के भी इन चारों पार्ट को देखें, तब हमारा भूगोल का जो पेपर फर्स्ट है और जो हमारा जीएस का पेपर थर्ड है ना। मेंस के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यही सब्जेक्ट में दे रखे हैं, चाहे पीटी के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा तब भी इन्हीं में से कुछ दे रखा है, चाहे आरपीएससी पूछे, चाहे कोई भी सिविल सर्विस पूछे, या किसी भी स्टेट का पीएससी एग्जामिनेशन क्यों नहीं हो जाए, इन्हीं पक्षों से यहाँ पर सवाल क्या होते हैं, जनरेट होते हैं, जिनकी हम आगे चर्चा करते रहेंगे। आइए हम इनके आगे के पक्षों पर चर्चा करते हैं। देखिए, हमारे पास में एक सवाल बनकर उभरता है कि ज्योग्राफी एक मल्टी डिसिप्लिनरी एंड मल्टीलैंग्वेज सब्जेक्ट है, अर्थात भूगोल एक बहुविषयक और बहुभाषी विषय है। अब इस शब्द का मतलब क्या है कि मल्टी डिसिप्लिनरी एंड मल्टीलैंग्वेज शब्द का क्या मतलब है। मल्टी डिसिप्लिनरी और मल्टीलैंग्वेज का मतलब है यहां पर हमें केवल एक ही सब्जेक्ट की भाषाओं पर गौर नहीं करना होता है, हमें बहुत सी चीजों की भाषाओं पर क्या करना होता है, गौर करना होता है। अर्थात भूगोल के अंतर्गत हमारा लिटरेचर का भी कुछ पार्ट शामिल किया जाता है। इसके साथ साथ यहाँ पर हमें मैप को देखना पड़ता है, मानचित्रों को देखना पड़ता है, कुछ डाटा कलेक्ट करना पड़ता है, कुछ डायग्राम, कुछ फ्लो चार्ट, इन सभी के अंतर्गत हम भूगोल को पढ़ते हैं। तब जाकर के हमारा एक सिस्टमेटिकल ढंग से एक सब्जेक्ट का पार्ट क्या होता है, कंप्लीट होता है। यहाँ पर हमारा रट्टा पिट्टे वाला काम नहीं चलता है, यानी कि हम किसी विषय वस्तु को रटने का प्रयास करते हैं। जैसे आम एग्जामिनेशन में जो स्टूडेंट्स होते हैं वो यही गलतियां करते हैं कि किसी चीज विशेष को क्या करते हैं, या किसी सब्जेक्ट को वो लोग क्या करते हैं, रटने का प्रयास करते हैं, शॉर्ट ट्रिक ढूंढते हैं, ट्रिक ढूंढते हैं। मैं अक्सर क्लास में एक चीज अवश्य तौर पर कहता हूं कि जब भी हम शॉर्ट ट्रिक के चक्कर में पढ़ते हैं ना, तो एग्जामिनेशन में घोड़े तो गधे में परिवर्तित हो जाते हैं और गधे घोड़े में परिवर्तित हो जाते हैं।
हमसे पूछ रहा कुछ होता है और हम जवाब किसी और का दे रहे होते हैं। लेकिन यदि हमने उन सभी चीज़ों को एक व्यवस्थित ढंग से मैप, डायग्राम, फ्लो चार्ट इन सभी में कन्वर्ट कर रखा होता है, तब हमारा जो याद करने की, जो सोचने समझने की और रिकॉल करने की जो क्षमता होती है ना, वो कहीं गुना बढ़ जाती है। कैसे बढ़ती है, इस चीज को हम अप्लाई करके देखते हैं। देखिए, हमारे पास में कुछ शब्द हैं, जैसे WH वर्ड वाले कुछ शब्द हमें देखने को मिलते हैं, और ये WH वर्ड वाले शब्द, जैसे एक शब्द है व्हाट, क्या, इस हम मान लीजिए किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ रहे होते हैं, किसी भी प्रश्न को पढ़ रहे होते हैं, व्हाट, अगर मान लीजिए मैं कहूँ कि भारतीय कृषि, तो क्या बना, भारतीय कृषि क्या है, यही तो कहोगे ना। तो ये क्या क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट हो गया। यानी कि हम यहाँ पर सब्जेक्ट या किसी विषय, जो प्रश्न है हमारा, उसके विषय पर क्या कर रहे होते हैं, चर्चा कर रहे होते हैं। दूसरा, वाई और हाउ, क्यों, कैसे या किस प्रकार, इन दोनों चीज़ों को हम लोग कहाँ अधिकतम पढ़ते हैं, तब आंसर होगा कहाँ पढ़ते हैं, हम इसे साइंस में अधिकतम पढ़ते हैं। साइंस में मैं कहता हूं कि ये ऐसी चीज है, तब आप मुझसे सवाल क्या पूछोगे, ऐसी है तो ऐसी क्यों है। दूसरा, ऐसी है तो ऐसी कैसे है, किस प्रकार है, क्यों हुई है। अगला, व्हेन, कब या जब, ये सर्वाधिक कहां देखने को मिलता है, हमें इतिहास में देखने को मिलता है। यहां पर किस चीज का मतलब है, यानी कि ये व्हेन हिस्ट्री से किस प्रकार रिलेट करता है, इस चीज को समझने की आवश्यकता है। मान लीजिए कि कोई ऐतिहासिक घटनाक्रम है, जैसे प्लासी का युद्ध हो गया, बक्सर का युद्ध हो गया, इलाहाबाद की संधि हो गई, 1857 का विद्रोह हो गया, कुछ अधिनियम आए, 73 का अधिनियम, उसके बाद में 1803, 13, 33, 53, उसके बाद में हमारा 1857 के विद्रोह के पश्चात जितने भी अधिनियम आते हैं, चाहे 1909 का हो, 1919 का हो, 1935 का हो, 1947 के अधिनियम हो, सारे जितने भी अधिनियम्स आते हैं, ये सभी का सभी किस चीज़ से, यानी ये पूरा एक डाटा है आपके पास में, एक फैक्चुअल सवाल है, फैक्ट बनता है। तो आप कहोगे ना, ये ऐसा कब हुआ था या ऐसा जब हुआ था, तब इसका मतलब कहाँ से नजर आता है हमें, ऐतिहासिक पक्षों पर हम क्या कर रहे होते हैं, चर्चा कर रहे होते हैं। यानी कि किसी एक पक्ष, अगर मैं कहूं कि प्लासी का युद्ध हुआ था, तब आप मुझसे क्या पूछोगे, बताइए सर प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो मैं क्या आंसर दूंगा कि प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। तब ये कब हुआ, मतलब 1757, ये फैक्चुअल मामला, यानी कि डेट के साथ में चलने वाली जो भी घटनाक्रम होगा, हम उसे किस सब्जेक्ट के अंतर्गत रखते हैं, आंसर होगा इतिहास के अंतर्गत रखते हैं, हिस्ट्री के अंतर्गत रखते हैं। अगला, हाउ मच, कितना, इकोनॉमिकल पार्ट से, इकोनॉमिक्स का पार्ट है, कितना, वही बात आई, मैं कह रहा हूं मेरे गांव में किसी चीज का प्रोडक्शन हुआ, तो आप मुझसे पूछोगे सर बताइए आपके गांव में उस चीज का प्रोडक्शन कितना हुआ, यानी उस चीज का उत्पादन कितना हुआ। कितने से मतलब है, यहां पर आप किसी विषय वस्तु के बारे में बता रहे हो, और ये विषय वस्तु का जो डाटा है वो किसके अंतर्गत आता है, इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आता है। मैं कहूंगा कि भारत की जीडीपी ऐसी है, तब आप बताओगे ना, पूछोगे सर बताइए भारत की जीडीपी कितनी है, तब ये कितनी किसके अंतर्गत आ गया, हमारा आंसर होगा इकोनॉमिकल पार्ट के अंतर्गत आ गया। किसके अंतर्गत आ गया, इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आ गया। अगला है हमारे पास में व्हेन या वेयर, सॉरी वेयर, अगला है हमारे पास में वेयर, यानी कहां, ये किसके अंतर्गत आता है, भूगोल के अंतर्गत आएगा। अब मैं कह रहा हूं कि बताइए भारत, ये तो आप पूछोगे ना बताइए भारत कहां पर है, तो मैं बताऊंगा कि भारत नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तब आपने पूछा ना कहां, मैं कहूंगा कि राजस्थान, तब आप कहोगे राजस्थान कहां स्थित है, तो मैं क्या कहूंगा भारत में स्थित है। फिर कहोगे बताइए भारत कहां स्थित है, मैं कहूंगा एशिया में स्थित है। आप कहोगे एशिया कौन से गोलार्ध में स्थित है, मैं कहूंगा एशिया का अधिकतम पार्ट आपके उत्तरी गोलार्ध में देखने को मिलता है। तो ये कहां, जहां जहां भी लिखने को मिलेगा, ये कहां देखने को मिलता है, हमें जियोग्राफी के अंतर्गत आता है, अर्थात हमारे भूगोल के अंतर्गत आता है। तो इन सब्जेक्ट को हमें, नेचर को समझना होता है, लेकिन हमारा भूगोल विषय अन्य विषयों से अलग कैसे है, इस चीज को भी समझने की आवश्यकता होती है। ये इसीलिए मैं कहता हूं कि ये विषय कोई विषय ना होकर के एक बहुत ज्यादा विषयों का सार देखने को मिलता है। यानी भूगोल में हमें ऐतिहासिक पक्षों के साथ साथ साइंस के कुछ फैक्टर पर भी चर्चा करनी होती है, इकोनॉमिक्स के पार्ट पर भी चर्चा करनी होती है, और भूगोल तो हमारा विषय है ही है। अर्थात मैं यहां बोल सकता हूं, यदि हमें ज्योग्राफी पढ़ना है, तब हमें कुछ साइंस के भी पार्ट पढ़ने हैं, कुछ हिस्ट्री के भी पार्ट को ध्यान में रखना होता है, कुछ इकोनॉमिक्स के पार्ट को भी ध्यान में रखना होता है। और यदि इन सभी को हम किसके साथ अप्लाई करके देखें, भूगोल के साथ अप्लाई करके देखें, तब हमारा चाहे प्रीलिम्स एग्जामिनेशन हो, चाहे मेंस एग्जामिनेशन हो, यहाँ से बनने वाला सवाल एक भी गलत नहीं होगा, इतना मैं दावा करता हूँ हमेशा।
अगला हम चर्चाएं करते हैं, अगला देखते हैं इसके संबंध में। कई बार हमारे पास में एक बहुत बड़ी समस्या उभर करके चलती है कि मैं प्रैक्टिस तो करता हूं सर, मेरी लेखन शैली तो बहुत बड़ी अच्छी है, परंतु मेरे लिखने वाले जो उत्तर है उसमें इतने मार्क्स नहीं आ पाते जितना किसी अन्य विद्यार्थी के आ जाते हैं। तब मैं एक बड़े छोटे और सही सरल सटीक एग्जाम्पल के साथ में एक चर्चा करता हूं। देखिए बेसिकली हम जब कॉलेज लेवल पर थे, या जब हम एक हायर सेकेंडरी या पोस्ट ग्रेजुएशन के स्तर पर थे, तब हम बहुत सारे हमने एग्जाम दिए होंगे, हमारे सब्जेक्ट के संबंधित एग्जाम दिए होंगे। वहां पर हम लोगों ने क्या करते थे, हम किसी भी उत्तर को लिखते थे, लेकिन उस उत्तर को लिखने का जो तरीका होता था ना, वो तरीका हमारे लिए बहुत अच्छा नहीं होता था। हम लोग किसी चीज को लिखना कहाँ होता था और लिख और कहीं देते थे, यानी जिस चीज को जिस जगह लिखना होता था हम उस चीज को पर्टिकुलर उस जगह नहीं लिखते थे। अर्थात दोनों ही हम, अगर बाहर आकर के मुझसे कोई पूछेगा कि बताइए आपने किन किन चीजों पर चर्चा की है, तो मैं भी कहूंगा कि मैंने इन इन पक्षों पर इन इन चीजों की चर्चाएं की है, और वो भी बोला कि मैंने इन इन पक्षों पर इन इन चीजों की चर्चाएं की है। लेकिन दोनों के उत्तर में बहुत बड़ा अंतर होता है। देखिए कैसे अंतर होता है। एक वो विद्यार्थी है जिसने जिस चीज को जिस जगह रखनी थी उस चीज को उसी जगह रखा है, और दूसरा वो विद्यार्थी, उसने भी उन सभी चीजों को तो मेंशन किया है, लेकिन जिस पर्टिकुलर जगह जिस चीज को रखनी होती थी उस जगह उसने उस चीज को नहीं मेंशन किया, इसलिए उसके जो आंसर था उसमें इरेगुलर ज्यादा नजर आया, यानी अनियमित उत्तर ज्यादा नजर आया, और दूसरे का एक गुड आंसर नजर आया, यानी अच्छा उत्तर नजर आया। कैसे? जैसे मान लीजिए कोई भी सब्जेक्ट है, कोई भी प्रश्न पूछा गया, तब हमसे सबसे पहले हम किस चीज पर चर्चा करते हैं, ये है क्या, व्हाट, क्या है ये, तब ये हमारा क्या बन जाता है, विषय। अर्थात हम जिस प्रश्न की भूमिका के संदर्भ में कार्य करते हैं वो हमारा विषय बन जाता है। फिर हम उस भूमिका के बारे में बतलाएंगे, फिर ऐसा कब कब हुआ, कहाँ कहाँ हुआ, कैसे हुआ, कितना हुआ, उन सभी पक्षों पर चर्चाएं करते हैं। हमें व्हाट के बारे में मान लीजिए एक एग्जाम्पल के दृष्टिकोण से कि 2 पॉइंट लिखने थे, 2 पॉइंट इसने भी लिखे, 2 पॉइंट इसने भी लिखे, दोनों ही चीजें लिखी है। वेयर के अंतर्गत 5 चीजें लिखनी थी और इसने कितनी चीज को लिख के आ गया, 4 चीज को लिख के आ गया। वेन जहां जहां हमें जिन चीजों को लिखना था, कहां लिखना था, तो यहां पर हमें 5 चीजें लिखनी थी, लेकिन उसने इस 4 वाली वेयर वाली चीज को किस में डाल दिया, वेन के अंतर्गत डाल दिया, इसलिए इसका जो आंसर था वो थोड़ा इरेगुलर हो गया, अनियमित उत्तर हो गया। तो दोनों को नंबर तो मिलेगा, लेकिन दोनों के नंबर में गैप होगा। यानी एक विद्यार्थी वो था जिसने जिस चीज को जिस जगह रखना था उसी जगह रखा, और दूसरा वो विद्यार्थी था जिसने जिस चीज को रखना था उस जगह नहीं रखा। यदि इसको नंबर मिलेगा तो मान लीजिए 10 में से कितना मिलेगा, 3 नंबर मिलेगा, तो इस विद्यार्थी को मैं कहूंगा कि 10 में से इसको कितना मिलेगा, 5 नंबर मिलेगा। ये 2 नंबर का जो अंतर नजर आया ना, ये दोनों नंबर का अंतर केवल और केवल उनके जो फ्रेमिंग थी आंसर की, एक स्मार्ट आंसर की जो फ्रेमिंग थी, उस स्मार्ट आंसर की फ्रेमिंग के अंतर्गत देखने को मिलता है। ये बात बखूबी ढंग से मैं कई बार स्वीकार करता हूं कि कक्षा के अंतर्गत वे बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं जिन्हें उन सभी चीजों के बारे में याद तो आ रहा होता है, परंतु वो सारी चीजें जिस जगह मेंशन करनी होती है उन सभी चीज उन जगह मेंशन नहीं कर पाते, इसलिए उन दोनों के आंसर में बहुत बड़ा अनियमितता नजर आती है। वही हमारे मेंस में बहुत बड़ा गैप देखने को मिलता है आंसर में। यानी कि मैं कहूंगा, अब ये चीजें कोई एक दिन सटीकता के साथ में समझने से नहीं होती है। इस चीजों को समझने के लिए आपको बहुत ज्यादा टाइम लगाना पड़ता है, बहुत विस्तृत चीजों को देखना होता है, तभी जाकर के आप उन चीजों पर क्या कर पाते हो, गौर कर पाते हो, या उन चीजों पर चर्चाएं कर पाते हो। अब देखिए एक प्रश्न का खाका ले लेते हैं। इस चीज को मैं प्रूफ करने के लिए एक प्रश्न लेता हूं। जैसे मान लीजिए कोई भी सवाल पूछा गया, बताइए भारतीय कृषि के संदर्भ में बताइए, इंडियन एग्रीकल्चर के संदर्भ में बताइए। तो क्या लिख रहा हूं मैं, भारतीय कृषि, इंडियन एग्रीकल्चर के बारे में बताइए। अब हम इंडियन एग्रीकल्चर के बारे में चीजों को बतलाना प्रारंभ करेंगे। भारत एक ऐसा देश है, भारत की अधिकतम जनसंख्या कृषि कार्यों में है, ये है, इतना प्रोडक्शन होता है, ये होता है, सब कुछ चीजें। लेकिन हम जिन चीजों को मिस कर पाते हैं ना, वो बड़ी बेसिक सी चीजें होती है, और उन चीजों को मिस कर लिया, इसलिए हमारा जो आंसर में जो नंबर मिलना था वो उतना नंबर नहीं मिला। यदि हम इंडियन एग्रीकल्चर के एक अच्छे पक्ष पर चर्चा करते हैं, भारतीय कृषि के एक अच्छे पक्ष पर चर्चा करेंगे, तब मेरे आंसर में किन किन चीजों का होना चाहिए, उन चीजों पर हम गौर करेंगे। जैसे मैं लिख रहा हूं, इंडिया इज एन एग्रीकल्चर कंट्री, इंडिया इज एन एग्रीकल्चर कंट्री, यानी कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। तब यहां थोड़ा हमें सोचने की आवश्यकता है कि भारत
एक कृषि प्रधान देश है, यूपीएससी में प्रश्न आ गया, प्रश्न ये पूछा गया, मान लीजिए कि बताइए भारत एक कृषि प्रधान देश है, इस तर्क से आप कहां तक ताजुब रखते हैं, या फिर हमसे ये पूछा गया कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, इस कथन के आलोक में अपना मत प्रस्तुत कीजिए या फिर टिप्पणी दीजिए। अब हम किस चीज को लिखेंगे यहाँ पर, ये सबसे बड़ी बात होती है। यहाँ पर हम जिस चीज को लिखेंगे तो यहाँ पर हमें थोड़ा रुकने की आवश्यकता है कि ऐसा उसने पूछा है यूपीएससी ने, तो क्यों पूछा, या आरएस में पूछा गया इसके बारे में 2 नंबर का सवाल, 5 नंबर का सवाल, 10 नंबर का सवाल, ऐसा सवाल पूछा गया तो क्यों पूछा गया, इस चीज पर भी हमें क्या करना चाहिए, गौर करना चाहिए। तब मैं कहूंगा बिकॉज, क्योंकि, क्यों बोला भारत एक कृषि प्रधान देश है, क्योंकि हमारी जो अबाउट 50 to 60% जो पॉपुलेशन है ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज एंगेज्ड या अटैच्ड, यानी कि हमारी जो 50 से 60% जो जनसंख्या है वो किन कार्यों में संलग्नित है, आंसर होगा एग्रीकल्चर हो या उससे संबंधित कार्यों में क्या है, संलग्नित है। अर्थात भारत एक कृषि प्रधान देश है। क्यों कृषि प्रधान देश है, बिकॉज हम यहां बताएंगे क्योंकि भारत की लगभग 50 से 60% जनसंख्या कृषि तथा उससे संबंधित कार्यों में संलग्नित है। इसीलिए मैं ये कह सकता हूं कि भारत एक ऐसा देश है, कृषि प्रधान देश है। फिर हमसे पूछेगा बताइए भारत में किस किस प्रकार की फसलों का उत्पादन होता है, या फिर भारत में कौन कौन सी फसलें बोई जाती है, या भारत की मुख्य फसलें कौन कौन सी है। तब मैं कह सकता हूं द मेन क्रॉप्स ऑफ इंडिया आर खरीफ, रबी एंड जायद, यानी भारत में 3 मुख्य फसलें हैं। एक फसल कौन सी है, खरीफ की है, दूसरी रबी की और तीसरी जायद की फसलें। यहां पर हमें फिर एक बार सोचने की आवश्यकता होती है। खरीफ की फसलें, फिर हम सोचेंगे, हमारे मन में एक विचार आ रहा होगा, आना भी चाहिए, ह्यूमन नेचर है, मैंने पहले ही बताया माइंड है, सोचने के लिए काम करेगा, तो सोचोगे यहाँ पर और आप बताओगे कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, भारत में ये फसलें, कहीं ना कहीं खरीफ की फसलों के साथ में भारत की फसलें प्रारंभ नहीं होनी चाहिए। क्या ये सही है या गलत है, इन्होंने खरीफ पहले लिखा है तो क्यों लिखा है। हमें तो पता है कि मंथ, हमारा जो ईयर होता है वो जनवरी से स्टार्ट होता है, और जनवरी का जो समय होता है उस समय सरसों, गेहूं ऐसी कुछ फसलें खड़ी होती है, और ये सारी की सारी फसलें किसकी फसलें होती है, रबी की फसलें होती है। फिर इन्होंने पहले खरीफ को क्यों रखा, ये भी बात समझ में आनी चाहिए। क्यों रखा, इसका सबसे बड़ा औचित्य था क्योंकि भारत में जो फसलें बोई जाती है वो मानसून के साथ में बोई जाती है, यानी कि जब भारत में वर्षा ऋतु आने वाली होती है तब फसलों को क्या किया जाता है, बोया जाता है। और भारत में मानसून के साथ में बोई जाने वाली फसल कौन सी है, आंसर होगा मानसून के साथ में बोई जाने वाली फसलें हैं हमारी खरीफ की फसलें। अर्थात इसने जो लिखा है कि भारत में खरीफ की फसलें सबसे पहले लिखा है, तब हमारा आंसर होगा सही। क्यों, क्योंकि हम कह सकते हैं कि भारत में जो फसलें बोई जाती है वो भारत में मानसून जो आता है, यानी कि दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाओं द्वारा जो भारत में वर्षा होती है उन वर्षा के साथ में बोई जाती है। अर्थात यहाँ पर खरीफ की फसलें लिखना एकदम सही था। उसके बाद में रबी की फसलें और अंतिम रूप से जायद की फसलें हमें देखने को मिलती है। तो हम इस चीज़ पर, हमें केवल चीज़ों को पढ़ना नहीं है, उन सभी चीज़ों पर, उन पक्षों पर भी देखना है कि इन्होंने इस चीज़ को मेंशन किया है या किसी किताब में लिखा गया है या किसी भी टीचर के द्वारा इन चीज़ों को बताया गया, तो ये इस व्यक्ति ने या किसी विषय वस्तु वाले ने इस चीज़ को यही क्यों मेंशन किया है, ये सबसे बड़ा क्या होता है यहाँ पर औचित्य होता है। अगला देखते हैं हम, इसमें यहां लिखा है इंडियन मानसून इज अनसर्टेन एंड इरेगुलर, अर्थात भारतीय मानसून अनिश्चित और अनियमित है। अब इस चीज का क्या मतलब है, अनिश्चित और अनियमित है। अनिश्चित, अनियमित, यानी कि भारतीय मानसून किस जगह कितनी वर्षा करेगा ये चीज निश्चित नहीं है, और कब मानसून आएगा ये भी नियमित नहीं है। यानी कि भारतीय मानसून कभी भी क्या हो सकता है, कभी जल्दी आ सकता है, कभी लेट आ सकता है, यानी अनियमित है, इरेगुलर है। अनसर्टेन है हमारा मानसून, यानी अनिश्चित है, कब आ जाएगा, कैसा आ जाएगा ये हम कह नहीं सकते। अर्थात हम ये कहते हैं, कई बार हमने ये प्रश्न, अगर मान लीजिए प्रश्न पूछा गया भारतीय कृषि भारतीय मानसून का जुआ है, इंडियन एग्रीकल्चर इज नोन एज गैम्बल ऑफ इंडियन मानसून, भारतीय कृषि भारतीय मानसून का जुआ है। अब देखिए यहां पर गैम्बल शब्द का प्रयोग किया है, जुआ शब्द का प्रयोग किया है, ये शब्द है क्या। हमने कई बार लिखा,
आम लिखते समय भी एक चीज लिख लेते हैं, भारतीय कृषि भारतीय मानसून का जुआ कहलाती है। अब इस जुआ शब्द का मतलब क्या, इस चीज को समझना है ना भाई। हमने जुआ क्यों बोला, क्योंकि भारतीय मानसून अनिश्चित और अनियमित है, अनसर्टेन एंड इरेगुलर है, अर्थात भारतीय जो कृषि है वो भारतीय मानसून का क्या कहलाती है, जुआ कहलाती है। ये हमारा एक अच्छा फ्रेमिंग वाला वर्क में जो आंसर होता है वो तैयार हो जाता है। यदि इन सभी पक्षों पर कोई विद्यार्थी चर्चा करेगा तब उसको तो मिलेंगे 10 में से 5 नंबर, और यदि इन सभी पक्षों पर विद्यार्थी कोई चर्चा नहीं करेगा तब उसको कितना मिलेगा, तो वही मिलेगा आपको ले दे करके 10 में से 2.5-3 नंबर। फिर कहते हैं कि बाहर आने के बाद में उसने भी इतना ही लिखा, मैंने भी उतना ही लिखा, लेकिन फिर भी हम दोनों के बीच में ये बहुत बड़ा अंतर या गैप कैसे नजर आया, ये इस चीज पर चर्चा करता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब आ जाते हैं हम भूगोल के इस पक्ष पर, क्या भूगोल है क्या, या भूगोल विषय के अंतर्गत हम किन चीजों को पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहले हम जिस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, भूगोल को पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी को पढ़ रहे हैं, तो ये ज्योग्राफी किस भाषा का शब्द है, तब हमें ये पता होना चाहिए कि यह भूगोल किस भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है। और ग्रीक भाषा में 2 शब्द थे, एक शब्द तो था हमारा जियो और दूसरा शब्द था ग्राफो कह सकते हैं, या हम इसे ग्राफिया भी कई बार लिखा हुआ मिलता है। दोनों ही शब्द एक ही है, चिंता करने की कोई फालतू अनावश्यक लोड लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए ग्राफो का मतलब होता है डिस्क्रिप्शन और ग्राफिया का मतलब होता है स्टडी से, वर्णन और अध्ययन से संबंधित होता है। यानी कि हमें कुल मिलाकर के अध्ययन किसका करना है, आंसर होगा पृथ्वी का ही क्या करना है, हमें अध्ययन करना है। यानी कि स्टडी ऑफ अर्थ या फिर डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ, यही हमारा क्या कहलाता है, हमारा भूगोल कहलाता है। यानी पृथ्वी का अध्ययन करना ही हमारे लिए क्या है, भूगोल है। लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया कि भूगोल के अंतर्गत कुछ वैज्ञानिक पक्षों पर भी चर्चाएं करते हैं, विज्ञान के साथ में हम इसे जोड़ते हैं। हमने जब 6ठी क्लास की बुक पढ़ी थी तब उसमें एक शब्द लिखा हुआ मिलता था कि विज्ञान किसे कहते हैं, तब हम वहां एक शब्द लिखते थे, पृथ्वी के क्रमबद्ध अध्ययन से अर्जित सुव्यवस्थित वर्गीकृत ज्ञान को ही हम लोग क्या बोलते हैं, विज्ञान बोलते हैं। हमारा भी भूगोल उसी वैज्ञानिक पक्षों पर चर्चा के अनुरूप चलता है। यानी हम यहाँ पर जिस चीज की भी चर्चा करेंगे उनका पक्ष वैज्ञानिक भी होना चाहिए, तार्किक भी होना चाहिए, यानी साइंटिफिक स्टडी भी होनी चाहिए और हमारी लॉजिकल स्टडी भी होनी चाहिए। और यही साइंटिफिक और लॉजिकल स्टडी हमारे लिए क्या कहलाती है, भूगोल कहलाती है। अर्थात यदि मैं आपसे कहूं कि पृथ्वी कुछ इस तरीके से नजर आती है तो उस चीज का एक सैद्धांतिक पक्ष भी होना चाहिए, वैज्ञानिक और तार्किक कारण भी होना चाहिए, तभी मैं कह सकता हूं कि ये मैंने जो चर्चा की है या जिन पक्षों पर हमने चर्चा की है ये वैज्ञानिक पहलुओं के अनुसार है। अर्थात ये भूगोल का वैज्ञानिक पक्ष और तार्किक पक्ष दोनों नजर आता है। यहाँ से बनने वाले सवाल कुछ इसी प्रकार से होंगे। तो दोनों ही पक्षों को हमने, विज्ञान और भूगोल को दोनों को मिक्स कर दिया है, तभी हमारा ज्योग्राफी क्या होता है, एक साइंटिफिक स्टडी कंप्लीट होती है जिसे हम बोलते हैं भूगोल। अगला हम चर्चा करते हैं भूगोल के अंतर्गत है क्या। देखिए जियो शब्द है, और यदि इस जियो शब्द को हम लोजिया के साथ में यूज करते हैं, किसके साथ में यूज कर रहे हैं, बेसिकली लोजिया के साथ में यदि हम इसको यूज करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, स्टडी ऑफ अर्थ है। यानी कि जियोलॉजिया, इसका मतलब क्या होगा, स्टडी ऑफ अर्थ, पृथ्वी का क्या करना है, हमें अध्ययन करना है, और यही क्या कहलाएगा हमारे लिए, जियोलॉजिया कहलाता है। दूसरा जियोमेट्रिया, इसका अर्थ होता है मेजरमेंट ऑफ द अर्थ। क्या अर्थ होता है इसका, बेसिकली मेजरमेंट ऑफ द अर्थ, यानी कि हमें यहां पर मेजरमेंट करना है, किस चीज का मेजरमेंट करना है, पृथ्वी का मेजरमेंट करना है, यानी कि पृथ्वी का मापन करना ही हमारे लिए यहां पर क्या कहलाया, आंसर होगा जियोमेट्रिया कहलाता है। और तीसरा, कई बार हमने सुना है कि पृथ्वी का व्हाट इज द ट्रू शेप ऑफ अर्थ, पृथ्वी का वास्तविक आकार है, तब हम यहां पर चर्चा करते हैं जियोड। और जियोड की हमारी मीनिंग क्या होती है, स्पेलिंग क्या होती है, GEOID, ये लिखते हैं जियोड, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, इस पूरे शब्द को बोलते हैं भूआब। लिखा हुआ मिलता है ना, पृथ्वी का आकार जियोड है या भूआब है, तब जियो और आइडिस के साथ में हम चर्चा करते हैं तो इसका क्या मतलब होता है, रिसेंबलिंग द शेप और फ्रॉम ऑफ द अर्थ, यानी कि यहां पर पृथ्वी के आकार नहीं, पृथ्वी के आकार के समान है, उसके आकार के अनुरूप नजर आता है। यही क्या कहलाता है, हमारे भूगोल के इन्हीं तीनों चीजों के साथ में हम इसको इंटरलिंक करके आगे देखने का प्रयास करेंगे। आगे कुछ देखते हैं इसी के बारे में। देखिए कुछ सैद्धांतिक पक्ष हो गए हमारे, कुछ हमारे मेजरमेंट वाले पक्ष हो गए, इसी के साथ हम भूगोल के उन सभी आयामों पर क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। तो ये तो था हमारे भूगोल का बेसिक पार्ट।
तो अगले हम जब भी सेमिनार्स में या जो भी क्लास हम रेगुलर स्टार्ट करेंगे उसमें भूगोल क्या है, भूगोल विषय क्या है, उसके अंतर्गत किन किन चीज़ों को शामिल किया जाता है, कौन कौन से भूगोल की ब्रांचेज है, उन सभी ब्रांचों की हम क्या करेंगे, चर्चा भी करेंगे। तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। अगले हम जब भी मिलेंगे तब अगले पक्ष के साथ में मिलेंगे। आज के लिए थैंक यू मित्रों।